नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से बीजेपी ने देश भर में बचत उत्सव की कैंपेन भी शुरुआत की, क्योंकि आज से जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गए। आज से देश में जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, एक 5% का, दूसरा 18% का। 28% और 12% के स्लैब को खत्म कर दिया गया। इसकी वजह से ज्यादातर चीजों की कीमतों में 9% से 11% तक की कमी हो गई है। रोजमर्रा की बहुत सी चीजों पर जीएसटी 0 हो गया है। इसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, साबुन, शैम्पू जैसी ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई हैं। 32 इंच से बड़े टीवी, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन के साथ साथ मोटर बाइक और कारें सस्ती हो गई हैं। चूंकि फेस्टिव सीजन है, इस सीजन में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, इसलिए जीएसटी रिफॉर्म गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स को देश के लिए नया सवेरा बताया। मोदी इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश गए, जहां भारत में सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है। जहां मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आम लोगों को फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में डबल बोनस दिया है। इससे आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी फायदा होगा और देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके बाद मोदी ने लोकल व्यापारियों से बात की, उनकी बात सुनी और फिर व्यापारियों से कहा कि उन्हें क्वालिटी और पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ सस्ता माल नहीं खरीदते, अच्छा माल खरीदना चाहते हैं। लोगों को पता चल गया है कि अब बहुत सस्ता होने वाला है। यस सर, आई थिंक सारा देश को पता है सर। अच्छा, कि आप सबका जो भी प्रोडक्ट है, इसका मैं आजकल ब्रांड एम्बेसडर हूं। जी सर। मैं दुनिया भर को कह रहा हूं स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी मतलब आप जो बना रहे हो खरीदो। तो आपके लिए मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन आपका काम है दुकान में आप स्वदेशी बेचेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता हूं और इसमें जो कंस्ट्रक्शन असिस्टिंग आइटम्स होता है, जैसे कि एसी, टीवी, तो उसमें जो गिरावट आया है 28% से 18%, तो उसमें हमें बहुत लाभ होने वाला है। तो मकान भी सस्ते बनेंगे। मकान भी बहुत सस्ता हो गया सर, सीमेंट भी सस्ता हो गया। वोकल फॉर लोकल, उसी लाइन में हमारा भी काम चल रहा है। हमारा टैगलाइन है थिंक लोकल गो ग्लोबल। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई सर, जो ये जीएसटी का अभी जो रिफॉर्म आया है सर, उससे हमारे होटल के रूम्स जो पहले 12% में जीएसटी लगता था, अब सर 5% हो जाएगा। हमें क्वालिटी लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अच्छी चीज और यूजर फ्रेंडली चीज पसंद करते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इंप्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल कि हम जो भी बनाएं, उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी बेचेंगे। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर के भारत विकसित भारत बनेगा। और इसमें मेरा सभी व्यापारियों से आग्रह है कि सबसे पहले हम तय करें हम विदेशी बेचेंगे नहीं। जब मोदी ईटानगर में व्यापारियों से आग्रह कर रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाजारों में घूम घूमकर ये चेक कर रहे थे कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं। जिन चीज़ों पर जीएसटी कम हुआ है, उसकी कीमत में अंतर आया है या नहीं। योगी ने गोरखपुर में शॉप्स में जाकर दुकानदारों से बात की, उनसे कहा कि वो शॉप के बाहर जीएसटी के दरों में आई कमी को डिटेल में डिस्प्ले करें। योगी वहां मौजूद लोगों को जीएसटी में कटौती की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना सस्ता हो गया। जीएसटी का भी भरना पड़ेगा। ये रूल है, यहाँ पे वाह, घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार।
कथी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सर आइए आइए प्रभु आइए भूलिए आप लोग नारा दीजिए। इसमें कहीं आप बताएंगे कितना डिस्काउंट हुआ है? हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोजेक्ट है 5% से हैं जो 12% वाले हैं उसको हम लोगों ने 5% दिया 5% में लेके आ गए हैं और छूट हुई है पहले थोड़ा पीछे है इन सब में कितना हुआ है? देखिए दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, पेंसिल नोटबुक 12 से 0। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो खुद ही जीएसटी के बाद कीमतों में कमी का फायदा उठाने पहुंच गए। मोहन यादव ने भोपाल के चौक बाजार में खरीदारी की और यूपीआई से उसका पेमेंट भी किया। उन्होंने दशहरे के लिए कुर्ता पजामा खरीदा और भोपाल के चौक बाजार में घूम घूम कर व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मुलाकात की। मोहन यादव ने व्यापारियों से स्वदेशी मंत्र अपनाने को कहा। इस दौरान एक महिला ने मोहन यादव को बताया कि उनकी बहन का पहला करवा चौथ है, उसके लिए एक साड़ी पसंद की है, उसे जीएसटी रिफॉर्म का लाभ मिला। डिस्काउंट मिलेगा ये लड्डू खाए लड्डू खिलाओ आपको हमारी बहनें भी खरीदारी करने आई, मैं भी खरीदारी कर रहा हूँ और नवरात्रि के बाद दशहरा आने वाला है। स्वाभाविक रूप से घर परिवार में जरूरत पड़ती है। ऐसे में स्वदेशी को अपना करके माननीय मोदी जी के इस मूल मंत्र से हम राज्य को भी समृद्ध कर सकते हैं और देश में भी अच्छा संदेश देंगे। देश को समृद्ध बनाना है तो स्वदेशी को अपनाना चाहिए और वैश्विक परिदृश्य में भारत जिस ढंग से आगे बढ़ा है, छोटे छोटे उद्योगपतियों को बढ़ावा देते हुए इकोनॉमी की दृष्टि से ये बहुत महत्व का मंत्र है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सब जीएसटी में बदलाव का क्रेडिट लेने में लगे हैं। सब कह रहे हैं ये मेरा आइडिया था। इसका मतलब है कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है और कुछ ऐसा हुआ है कि आम जनता को उसका फायदा हो रहा है। सरकार नरेंद्र मोदी की है, जीएसटी कट करने का फैसला मोदी का है, फाइनेंस मिनिस्टर को रास्ता मोदी ने दिखाया, इसलिए कोई कितना भी प्रयास करे क्रेडिट तो मोदी को ही मिलेगा। असली बात यह है कि फेस्टिवल का टाइम है, खरीदारी का मौका है, जीएसटी की वजह से दाम कम हुए हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े स्टोर्स में सेल लगी है, तो इस बार त्यौहार का मौका वाकई में मिडिल क्लास के लिए और गरीब आदमी के लिए उत्सव साबित होगा और ये उत्सव मनाने का अवसर नरेंद्र मोदी ने दिया। आज अमेरिका से एक बड़ी खबर आई। चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस को अब अमेरिकी कंपनियां चलाएंगी। टिकटॉक के सेल को लेकर अमेरिका और चीन में सहमति बन गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि फॉक्स न्यूज़ के मालिक रूपर्ट मर्डॉक और उनके बेटे लैकलन मर्डॉक, डेल कंपनी के मालिक माइकल डेल, अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदने की बातचीत का हिस्सा बने हैं और बहुत जल्दी ये एग्रीमेंट हो जाएगा। पिछले शुक्रवार को ट्रंप ने शी जिनपिंग से फ़ोन पर बातचीत के बाद कहा था कि जिनपिंग ने टिकटॉक की सेल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। टिकटॉक ऐप चाइनीज़ टेक कंपनी बाइटडांस ने डेवलप किया था। ये शॉर्ट वीडियो ऐप पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। अमेरिका में इसके 17 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। अमेरिका में बाइडेन की सरकार के दौर में यह दावा किया गया था कि टिकटॉक ऐप अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए इसका एल्गोरिथम और डेटा अमेरिका के कंट्रोल में होना चाहिए, वरना चीन इसके जरिए अमेरिकी नागरिकों का डेटा चोरी कर सकता है। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक बताया गया था, लेकिन चीन ने तब टिकटॉक को बेचने से इनकार कर दिया था। फिर 2024 में अमेरिका ने कानून बनाया, अगर टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आते तो इनको बैन कर दिया जाए। ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में टिकटॉक पर बैन लगाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान टिकटॉक पर ट्रंप को खूब पॉपुलैरिटी मिली।
इसलिए इस साल जब ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने तो टिकटॉक पर बैन का फैसला टाल दिया। अब तक वो इसकी डेडलाइन 3 बार बढ़ा चुके हैं और अब अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक की सेल को लेकर डील हो गई है। हालांकि डील की डिटेल्स अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं, लेकिन यह बताया गया है कि टिकटॉक के अमेरिकी यूजर्स का अमेरिकी स्टोर्स में डेटा स्टोर किया जाएगा। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 4 अमेरिकी बिजनेसमैन इस डील में इन्वॉल्व हैं और बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट होगा। असल में सब जानते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर काफ़ी टेंशन है। चीन चाहता है कि अमेरिका ने उस पर जो टैरिफ लगाया है उसको हटा ले। इसके अलावा चीन को अमेरिका से हाई एंड के सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स भी चाहिए, जिनके एक्सपोर्ट पर फिलहाल ट्रंप ने बैन लगा दिया है। शी जिनपिंग ये भी चाहते हैं कि अमेरिका चीन और ताइवान की यूनिफिकेशन में बाधा न बने। ट्रंप ने इस मामले में चीन को पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ताइवान को $400 मिलियन हथियार बेचने की डील सस्पेंड कर दी। इसलिए चीन ने भी टिकटॉक की सेल को मंजूरी देकर ट्रंप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हालांकि चीन ने कहा है कि बिजनेस एक तरफा नहीं होता। जिस तरह चीन के दरवाजे अमेरिकी कंपनियों के लिए खुले हैं, उसी तरह चाइनीज कंपनियों को भी अमेरिका में बिजनेस की पूरी छूट होनी चाहिए। टिकटॉक पर चीन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। चीन की सरकार उद्योगपतियों की इच्छा का सम्मान करती है और हमें खुशी है कि वो बाजार के नियमों के हिसाब से कारोबार की बातचीत कर रहे हैं और ऐसा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीन के कानून और नियम कायदों के मुताबिक हो और इसके साथ साथ दोनों देशों के हितों के बीच संतुलन भी बना रहे। हम अमेरिकी सरकार से कहना चाहते हैं कि वो अमेरिका में कारोबार कर रही चीन की कंपनियों के लिए एक खुला, निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाला कारोबारी माहौल उपलब्ध कराएं। जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, चाइना के केस में ट्रंप इतनी जल्दी नहीं मानेंगे और चीन भी दबने वालों में से नहीं है। जहाँ तक भारत का सवाल है, ट्रंप ने, आप जानते हैं, 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया था, लेकिन अब टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत दोबारा रिवाइव हो गई है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका में हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द टैरिफ पर कोई रास्ता निकलेगा। अब एक खबर ऐसी है जो आपको सावधान करने वाली है। दिल्ली में एक पढ़े लिखे बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 23 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जिस शख्स के साथ ये हैरान करने वाली ठगी का केस हुआ, वो खुद एक बैंकर रह चुके हैं। बैंकों के नियम कानून को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। इसके बाद भी वो ठगों के झांसे में आ गए, डर गए और 23 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। 23 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक साइबर क्राइम करने वालों ने नरेश मल्होत्रा नाम के शख्स से 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठग लिए। 78 साल के नरेश मल्होत्रा कई बैंकों में काम कर चुके हैं। फाइनेंशियल मैटर्स और मनी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो साइबर ठगों के चक्कर में फंस गए और 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच उन्होंने ठगों के कहने पर 22 करोड़ 92 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। दरअसल इस ठगी की शुरुआत हुई 1 अगस्त से। दिल्ली के पॉश इलाके गुलमोहर पार्क में रहने वाले नरेश मल्होत्रा के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एयरटेल के हेडक्वार्टर का कर्मचारी बताया और नरेश मल्होत्रा से कहा उनके आधार नंबर के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद और पहलगाम हमले में हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी हो गया है। अब आप सोचेंगे कि घोटाले की जानकारी एयरटेल का कर्मचारी क्यों देगा? यह सवाल नरेश मल्होत्रा के दिमाग में क्यों नहीं आया? नरेश मल्होत्रा का कहना है उनके दिमाग में भी यह सवाल आया था, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ने फोन कॉल के साथ ही उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट भेजे। अंकित तिवारी नाम के किसी ईडी अफसर का आई कार्ड भेजा। इसके अलावा ईडी, सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक के लेटरहेड से उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल होने की बात कही। लेटरहेड और आई कार्ड देखने में असली जैसे लग रहे थे, इसलिए नरेश मल्होत्रा घबरा गए। 1 अगस्त को एयरटेल से हेडक्वार्टर से लाइन पे फ़ोन आता है कि आपका
आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और उसके तहत मुंबई में बाइकला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है और आपके आधार से कुछ बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं, जो कि कोई कोऑपरेटिव बैंक साउथ से 1300 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। उसके तहत मेरे आधार के बेस पे इन्होंने नए अकाउंट खोले और वो पैसा टेरर फंडिंग और पुलवामा केस में इस्तेमाल किया गया है। 1 अगस्त को आपको एक कॉल आया? हाँ जी। फिर आगे क्या करा उन लोगों ने? फिर उन्होंने मेरे से मोबाइल पे सारी मेरी फैमिली इन्फॉर्मेशन ली, मेरे एसेट की इन्फॉर्मेशन ली और मुझे बोला कि अभी हम आपको एक कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं जिसके तहत आप अरेस्टेड हैं। ये NIA कोर्ट का है ऑर्डर और वो एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो आप यू आर अंडर अरेस्ट, ऑल योर एसेट्स आर सीज्ड। जो उन्होंने NI एक्ट मेरे ऊपर लगा दिया, मैं टोटली अंडर अरेस्ट हूँ, मैं गैग ऑर्डर हूँ, तो वो उससे मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था, मेरे सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। जैसे ही नरेश मल्होत्रा ने डर कर ठगों से कॉपरेट करने की बात की तो ठगों का काम बन गया। तुरंत इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग के जरिए फर्जी कोर्ट सज गई। नरेश मल्होत्रा की इस कोर्ट में पेशी हो गई। नकली कोर्ट ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट का फरमान सुना दिया, ठगों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद नरेश मल्होत्रा ने अपनी प्रॉपर्टी और अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल इन साइबर क्राइम करने वालों को दे दी। क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ED, RBI और सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड भेज चुके थे, इसलिए नरेश मल्होत्रा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल बता दी और इसका फायदा उठाते हुए ठगों ने उनके शेयर्स तक बिकवा दिए। नरेश मल्होत्रा ठगों पर भरोसा करते गए और इसके लिए जब जब नरेश मल्होत्रा बड़ी रकम ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर करते तो साइबर ठगी करने वाले अपराधी वसूली की गई सारी रकम की लिस्ट बनाकर RBI के नाम से सर्टिफिकेट भेजते रहे। मंडे को इन्होंने मुझे करीब 11 बजे बोला कि आपकी हमने बेल अप्रूव करा ली है मुंबई हाई कोर्ट से, आपको अरेस्ट नहीं देंगे पर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और आप किसी से भी बात नहीं करेंगे इस मामले में, ना बच्चों से ना किसी से। अगर किसी को भी बात होगी तो हम आपकी फैमिली को अरेस्ट ले लेंगे और सबको को एक्यूज बना देंगे। दोनों डॉटर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, सबको हम अरेस्ट में ले लेंगे। जी। उसके बाद पहली ट्रांजैक्शन तो फिर इन्होंने बोला कि हम आपके सारे एसेट वेरीफाई करेंगे, रिजर्व बैंक के थ्रू वेरिफिकेशन होगी और आप मेरे 14 लाख रुपए मेरे बैलेंस था वो इन्होंने ट्रांसफ़र करा के मेरे से, और मुझे बोला ये लीजिए आपको रिजर्व बैंक की रिसीट भेज रहे हैं हम, पर वो किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था और सर्टिफिकेट मुझे रिजर्व बैंक का भेजा कि हमने 14 लाख रुपए आपसे रिसीव कर लिया है। फिर मैंने लगभग 14 करोड़ के स्टॉक बेचे, जो कि पैसा मेरे खाते में मंगलवार को आया और मंगलवार से इन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की कि अलग अलग खातों में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ हर रोज़ किसी अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कराते रहते थे। तो वो उसके लिए वो पैन कार्ड भी देते थे, RTGS का डिटेल्स भी देते थे, अलग अलग बैंक होते थे जिसमें पैसा जाता था। तो हर रोज़ शाम को जितना पैसा ये लेते थे उतने का मेरे को RBI का सर्टिफिकेट डिपॉजिट का दे देते थे। आप सोचिए ये ठग कितने चालाक हैं। एक पढ़े लिखे बैंक में काम कर चुके समझदार आदमी को डराकर उनकी सारी प्रॉपर्टी लूटी, 23 करोड़ रुपए की। अब पुलिस केस की जांच तो कर रही है। जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि साइबर ठगों को नरेश मल्होत्रा के परिवार की बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी एडवांस में थी। उन्हें पता था नरेश मल्होत्रा घर में अकेले रहते हैं, उन्हें पता था उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बाहर रहती हैं, उनके कितने ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दामाद क्या करते हैं, ये सब पता था।
इसलिए नरेश मल्होत्रा आसानी से साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए। नरेश मल्होत्रा को अपने साथ हुई ठगी का शक तब हुआ जब उनसे कोलकाता की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा ट्रांसफर करने को कहा गया। उन्होंने इनकार कर दिया। नरेश मल्होत्रा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पैसा जमा कराएंगे या रिजर्व बैंक में। इसके बाद उन्हें फोन आने बंद हो गए। अब सवाल है, इस तरह की धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए? साइबर मामलों के एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने इस पर एक अहम बात बताई। पवन दुग्गल ने कहा कि साइबर क्रिमिनल्स ने आम लोगों के डर और पैनिक को हथियार बना लिया है। उन्हें पता है कि पुलिस और कोर्ट का नाम सुनते ही लोग बुरी तरह डर जाते हैं। उन्होंने असली और नकली ईमेल में फर्क कैसे किया जाता है, यह भी समझाया। अधिकांश तौर पर लोग जब इस मनोस्थिति में होते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके हाथ में ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र है फोन को डिस्कनेक्ट कर देना। लेकिन अधिकांश लोगों के पास फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि चलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो मुझे पता नहीं और क्या मैं मिस कर जाऊंगा। तो इस फोमो की वजह से लोग लगातार इस साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट के दलदल में धंसते चले जाते हैं। द मोमेंट आपको पता लगे कि साहब ये मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, फोन बंद करिए। भाई अगर कल कुछ पुलिस ने आना होगा, घर आ जाएगी, दफ्तर आ जाएगी, जो कार्रवाई होगी एज पर लॉ हो जाएगी। लेकिन डराने धमका के आपकी जेब से पैसा निकाल के किसी दूसरे अकाउंटों में डलवाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं नजर आता। भाई आपके भी तो हार्ड अर्न मनी है। आज दौर जो है फ्रॉड, चीटिंग और ऑनलाइन डिसेप्शन का फ्रॉड है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसके माध्यम से आप झूठे केवाईसी या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को उत्पन्न करके जनरेट कर देते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई कागज आता है, आप कागज देख के या कागज के ऊपर लेटर हेड देख के या ठप्पे देख के अगर आप घबरा जाएं तो ऑलरेडी आपने अपना जो बैटल है, युद्ध है, वो आपने हार लिया है। अगर ईमेल आती है तो ईमेल को भी ध्यान से देखना है, वो क्या ईमेल ऑफिशियल है या उसका जो डोमेन नेम है उसके एंड में क्या है। अगर डोमेन नेम .nic.in पर है तब समझ आता है कि शायद ये जेन्युइन हो सकता है। लेकिन अगर डोमेन नेम nic.tx आ जाए या nic.br आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन देता है कि साहब ये फ्रॉडलेंट डोमेन नेम है और इसलिए इस फ्रॉडलेंट डोमेन पर रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, पुलिस कभी फ़ोन करके अरेस्ट वारंट की जानकारी नहीं देती। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा तो पुलिस घर आएगी। दूसरी बात, कोई पुलिस वाला कभी ये नहीं कहेगा कि इस केस के बारे में किसी को मत बताना। तीसरी बात, पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कभी भी व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल से पूछताछ नहीं करती। थाने बुलाती है या अपने ऑफिस में बुलाती है या फिर आपके घर आकर पूछताछ करती है। और सबसे ज़रूरी बात है, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई डिजिटल अरेस्ट की बात कहता है तो तुरंत समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, फर्जी है, ठग है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे व्यक्तियों को जिनको इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट की अटेम्प्ट की जाती है, उनको ये समझना चाहिए कि पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आपको वीडियो के मार्फत, व्हाट्सएप के मार्फत आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। उसे वो आपके पास खुद आएगा। अगर कोई सीरियस मामला है तो खुद आएगा, और नहीं तो आपको नोटिस दे करके बुलाएगा अपने ऑफिस में, अपने पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे आप वो जा सकते हैं और चीज़ों का खुलासा कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, कोई भी पुलिस अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये बात किसी और को ना बताएं, क्योंकि कानून में तो उल्टा लिखा हुआ है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि उसके घर का कोई अडल्ट मेंबर को सूचना दे कि आपका फलाना फलाना व्यक्ति अरेस्ट हो गया है। और जो अरेस्टेड पर्सन को ये मौका मिलता है कि अपने लॉयर को फ़ोन करके और उसे कानूनी सलाह ले सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए ताकि आप डिजिटल अरेस्ट से बचें। पिछले साल 2024 में साइबर ठगी के जरिए लोगों से 22,845 करोड़ रुपए लूटे गए।
इस साल के शुरुआती 2 महीनों में 210 करोड़ की ठगी की गई और अगर सिर्फ नरेश मल्होत्रा का केस इसमें जोड़ दिया जाए तो यह रकम 233 करोड़ हो जाती है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लूटा गया, इसका मतलब है अवेयरनेस की बहुत कमी है। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, इंजीनियर्स इसमें फंस जाते हैं क्योंकि फ्रॉड करने वाले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ क्राइम करते हैं। कितनी बार बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर पिछले साल डिजिटल अरेस्ट में 92,000 से ज़्यादा लोग फंस गए। मेरा आपसे निवेदन है कि सावधान रहें, जल्दी से अमीर बनने के लिए किसी तरह के लालच में ना आएं। कोई आपको इस बात की धमकी दे कि आपके नाम से पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स हैं, या आपका नाम किसी आतंकवादी हमले से जोड़कर कोई धमकाए, तो डरे नहीं, घबराएं नहीं। किसी को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल ना दें, ना ही किसी के साथ OTP शेयर करें, ना अपना पैसा ट्रांसफ़र करें, वरना आपको लूटकर आपका पैसा कितने अकाउंट्स में होता हुआ कहाँ कहाँ चला जाएगा आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई धमकी दे, डिजिटल अरेस्ट की बात कहे, तो अपने आसपास जो भी समझदार व्यक्ति हो उसकी मदद लें। साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। 1930 याद रखें, इस नंबर को नोट कर लें। ऐसा कोई खतरा हो तो इस पर फ़ोन करें। कोई भी सरकार, कोई भी एजेंसी साइबर क्राइम को तब तक नहीं रोक सकती जब तक हम सब लोग खुद सावधान न हो जाएं। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया। अब उत्तर प्रदेश में लीगल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस रिकॉर्ड, FIR में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। जाति के आधार पर होने वाली रैलियां, जाति की पंचायत, जातियों के महासम्मेलन करना भी गैर कानूनी माना जाएगा। यूपी में अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति वाले स्टिकर्स लगाए तो उनके चालान काटे जाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया में जाति के महिमामंडन और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक फैसला सुनाया था जिसमें यूपी सरकार को पुलिस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बदलाव करने का आदेश दिया था। इसमें अपराधियों, गवाहों और मुखबिरों की जाति से जुड़ा कॉलम हटाने के लिए कहा गया था। इसके बाद आज मुख्य सचिव ने सरकारी आदेश जारी कर दिया। अब यूपी में FIR, अरेस्ट मेमो और चार्जशीट जैसे पुलिस डॉक्यूमेंट में जाति नहीं लिखी जाएगी। पहचान के लिए पिता के नाम के साथ साथ मां का नाम होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के डेटा में भी जाति वाला कॉलम खाली रखा जाएगा। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे कुछ मामलों में जहां जाति बताना जरूरी है, वहां इस आदेश को अलग रखा जाएगा। यूपी सरकार के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर असीम अरुण ने कहा कि जाति समाज की सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह आदेश जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की दिशा में पहला कदम है। ये आदेश, ये कार्य पद्धति समाज को आगे ले जाने वाली है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम सबको केवल आर्थिक विकास की ही चिंता नहीं है, हमको ये भी देखना है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव समाज में ना बचे। पुलिस के रिकॉर्ड में जाति वाला कॉलम भी है, यानी किसी गवाह की बात हो रही है, वादी की, तो जगह जगह पे जाति का कॉलम बना हुआ है। उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए और ये स्वागत योग है कि इसको हटाया जाए। अगर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको प्रताड़ित करने वाला, उसके साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति अगर वो उसी की जाति का है तो अलग धारा बनती है, और अगर वो किसी और जाति का है तो अलग धारा बनती है। ऐसे स्थानों को, ऐसे मुकदमों को छोड़ करके ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि जाति का उल्लेख अब पूरी तरीके से बंद किया जाए। जाति समाज की एक वास्तविकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन हम सबको मिलके इस जातिगत पहचान को समाप्त करना होगा, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना होगा। हालांकि अखिलेश यादव को सरकार का फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अखिलेश ने कहा जब FIR में जाति न लिखें तो क्या हो जाएगा। जिन लोगों के साथ सदियों से जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है
उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? अखिलेश ने पूछा, क्या पिछड़ों का घर धुलवाने वाले, उन पर अपमानजनक कमेंट करने वाले और जाति को आधार बनाकर साजिश रचने वाले भी इस आदेश के दायरे में आएंगे? अखिलेश ने कहा, सिर्फ एक कॉलम हटाने से कुछ नहीं होगा। अगर भेदभाव को खत्म करना है तो लोगों की मानसिकता में बदलाव करना होगा। हालांकि अखिलेश के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्हें उम्मीद है इसके बाद जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म हो पाएगा। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। अब किसी का जातीय आधार पर उत्पीड़न, जुल्म और अन्याय नहीं होगा। अब किसी पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का या जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जो अन्याय, जुल्म, अत्याचार, शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। वैसे तो हर नेता कहता है कि जातिवाद समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, जातियों का भेदभाव खत्म होना चाहिए, लेकिन अब वही नेता योगी आदित्यनाथ की सरकार के आदेश का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन पार्टियों, जिन नेताओं की सियासत का आधार जाति हो और जाति खत्म हो जाए तो फिर ऐसी पार्टियों की दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए इस तरह के फैसले का विरोध तो होगा, लेकिन सामाजिक एकता के लिहाज से ये फैसला अच्छा है, इसका स्वागत होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्ट की बात। आज अलग अलग अदालतों से कई बड़ी खबरें आई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है कि लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर से डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी। रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लेने के केस में लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। अगर लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई रोज़ रोज़ होगी तो फैसला भी जल्दी आएगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन ज़रूर पड़ गई होगी। फिल्म स्टार जैकलीन फर्नांडिस को भी आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। जैकलीन का कहना है कि उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं। उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो खुद सुकेश की साजिश का शिकार बनी है और उन्हें गलत तरीके से केस में घसीटा जा रहा है। लेकिन पहले हाई कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जैकलीन फर्नांडिस को निराश किया। सुकेश चंद्रशेखर एक नंबर का कॉनमैन है। उसने मलविंदर सिंह जैसे बड़े बिजनेसमैन को चक्कर में डाल दिया था, जेल में रहकर बड़े बड़े लोगों को ठगा है। तो फिर जैकलीन के क्या बिसात। यह सही है कि जैकलीन फर्नांडिस भी उसके जाल में फंस गई थी, लेकिन किसी के द्वारा लूटे जाना, किसी के जाल में फंसकर लूटना, यह क्राइम कैसे हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश की शुरुआत की जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने शुरुआती रिपोर्ट पर डीजीसीए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा इस हादसे को सिर्फ पायलट की गलती करार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स पर कड़ी आपत्ति जताई जिनमें कहा गया कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश के मामले में पायलट्स ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा इस मामले में कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है, वरना अफवाहें और गलत रिपोर्टिंग होगी। कोर्ट ने कहा कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और एक्सपर्ट्स की देखरेख में होनी चाहिए। ये बात सही है कि एयर इंडिया का विमान क्रैश 100 दिन से ज़्यादा दिन हो गए जब वो क्रैश हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट आई थी, उससे कुछ साफ नहीं हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात से कि मामला बहुत सेंसिटिव है और इस मामले में जो भी रिपोर्ट आती है उसके रिपरकशन बहुत गहरे होंगे। इसलिए एयर इंडिया क्रैश की रिपोर्ट
उसकी जांच जब तक ना आए तब तक इस पर कुछ कमेंट नहीं होना चाहिए और जांच को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। देश भर के मंदिरों में जबरदस्त रौनक है। खास तौर पर शक्तिपीठों में तो भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा है। नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। 524 वर्षों से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है, इसके परिसर में नया प्रवेश द्वार और 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसके रीडेवलपमेंट में 52 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसके बाद माता त्रिपुर सुंदरी की विधिवत पूजा की। कटरा में वैष्णो देवी से लेकर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर, मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर, अयोध्या के देव काली मंदिर, हरिद्वार के मनसा देवी जैसे तमाम मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। माता के भक्तों ने पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की, माता रानी का आशीर्वाद और प्रसाद लिया। इस बार नवरात्र 10 दिन का है। 25 और 26 सितंबर दोनों दिन चतुर्थी मनाई जाएगी। नवमी 1 अक्टूबर को होगी और विजयदशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी मां आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।